हे गाइस, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटस। जैसे कि हम इसको जनरली डायबिटीज़ भी कहते हैं। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरलिपिडीमिया। तो जो हाइपरग्लाइकोसूरिया है वो आपको पता ही है, यानी कि ग्लूकोज का अमाउंट यूरिया में ज़्यादा दिखना, और हाइपरलिपिडीमिया ब्लड में लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होना। मेन जो आता है यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाना। तो जब फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल मोर देन 126 होता है तो अब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डायबिटीज़ की कंडीशन है। या फिर 75 ओरल ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद अगर हम ग्लूकोज का लेवल चेक करें और वो 200 mg/dl से ज़्यादा आता है, तब भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डायबिटीज़ की कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाइड स्प्रेड पैथोलॉजिकल चेंज, यानी कि क्या पैथोलॉजिकल ऐसे चेंजेस आते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से जो इसको एक बीमारी हम इसको कह सकते हैं इस वजह से कि क्या ये हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस करती हैं। तो पहला जो है वो है थिकनिंग ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो भी आपकी कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यहाँ की जहाँ पर भी आपके एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो अपटेक होता है न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज का, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब मेम्ब्रेन थिकन हो जाएगी तो जो भी आपके मसल्स या फिर जो भी ये सेल्स हैं वो ग्लूकोज को या प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी आपकी ब्लड से या फिर ल्यूमेन से। ओके, सेकेंड हम देखते हैं इंक्रीज इन वेसल वॉल मैट्रिक्स। जो वेसल, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं या फिर जितनी भी हमारी बाकी वेसल्स होती हैं, उनकी मैट्रिक्स में इंक्रीज हो जाता है। और सेलुलर प्रोलिफरेशन भी होता है, यानी कि सेल का अमाउंट भी बढ़ता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ल्यूमेन नैरोइंग हो जाती है। जो भी ल्यूमेन होती है वो बहुत पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से क्या होता है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन, हम देखते हैं कि आथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर प्लाक जमा हो जाता है। अब ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक जमा हो जाता है। प्लाक जमा होने से क्या होता है कि जो ब्लड की पास होने की जो रेट होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ी से ब्लड पास होता है। उसी कंडीशन को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ओके, जो हाइपरटेंशन वगैरह कॉज होते हैं इस वजह से, जो ल्यूमेन होती है उसके नैरोइंग की वजह से। सेकेंड हम देखते हैं रेटिनोपैथी। जो रेटिना में हमारे ब्लड वगैरह प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, जिससे कि रेटिनोपैथी हो जाती है, यानी रेटाइनल डैमेज होता है। सेकेंड हम देखते हैं न्यूरोपैथी, न्यूरॉन का डैमेज हो जाता है। पेरिफेरल वैस्कुलर इनसफिशिएंसी होती है, यानी कि जितनी भी वेसल्स हैं वो अपना वर्क पूरी तरीके से नहीं कर पाती है। अब हम देखते हैं 2 मेजर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो फर्स्ट वन इज़ टाइप 1, जिसको हम टाइप 1 भी कहते हैं, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, IDDM के नाम से इसको हम कहते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। ये बहुत रेयर होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10%, 8-9% लोगों में ये पाया जाता है। ये अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि जो बीटा सेल्स होती हैं पेनक्रियाज में, उनका डिस्ट्रक्शंस हो जाता है। तो जो डिस्ट्रक्शन की वजह से प्रॉपर इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पाता ब्लड में। अब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ब्लड वेसल्स से। तो क्योंकि जो इंसुलिन का मेन काम होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है तो वो इसलिए वो ब्लड में ही रह जाता है। और ब्लड में उसका अमाउंट बढ़ने की कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़। तो इसलिए बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज होता है। इसमें हम देखते हैं कि 2 टाइप के ये भी होते हैं। जो टाइप 1 होता है उसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, टाइप A एंड टाइप B। टाइप A में हम देखते हैं कि जो बीटा सेल्स को जो डिस्ट्रॉय करती हैं उसकी एंटीबॉडीज़ हम देखते हैं। देखो, जनरली जो टाइप 1 होता है वो क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर आपको पता हो तो ये ऐसी डिजीज़ होती है जब हमारे इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के सेल्स के विपरीत काम करना शुरू कर देता है, यानी हमारी ही बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जनरली इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि जो पैथोलॉजिकल जो भी आपके पायरोजेंस या फिर आपके जो भी आपके पैथोजेंस हैं उनको किल करना होता है या उनको मारना होता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि हमारी ही बॉडी सेल्स को वो समझ लेता है कि ये कोई बाहर की सेल है या फिर कोई पैथोजन है, और उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज़ एक तरीके की ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। इसमें इसके भी 2 फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं टाइप 1 के,
जैसे कि टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं हम, ब्लड में हमको वो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो कि बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के काम आती है। ठीक है, जो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं वो वाली एंटीबॉडीज़ हमको देखने को मिलती है। अगर वो हमको ब्लड में मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, और टाइप 1 में भी टाइप ए डायबिटीज़ मेलाइटस है। टाइप बी में हमको एंटीबॉडीज़ देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम इसको टाइप बी कहते हैं। जनरली ये होता बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शंस की वजह से है, बट एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती, तो हम इसको कह सकते हैं कि ऑटोइम्यून की वजह से नहीं है। फिर हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, NIDDM। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर मैच्योर एज होने के बाद ही होता है, यानी इधर ये 40-50 एज क्रॉस करने के बाद ही ये देखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें हमको कोई भी एंटी बीटा सेल एंटीबॉडी नहीं मिलती है। ठीक है, वो तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन यहाँ पर ज़्यादा कॉज नहीं होता ये। जबकि इसमें देखिए, ये मेनली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें इंसुलिन हमारी बॉडी में अमाउंट, मतलब हमारी ब्लड में ठीक ठाक अमाउंट इंसुलिन का प्रेजेंट होता है। अक्सर देखा जाता है कि इंसुलिन प्रेजेंट है, बट उसके बावजूद भी ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो हमारी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। यानी जो बाकी सेल्स है, स्मूथ मसल्स वगैरह की जो भी सेल्स हैं, वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अब एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रही, जबकि इंसुलिन है, उसके बावजूद भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पर कई सारे कारण आते हैं, जिन कारणों को अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें इंसुलिन की कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, तो जैसे कि एक कारण तो ये आता है कि एबनॉर्मेलिटी इन ग्लूको रिसेप्टर ऑफ बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स की जो ग्लूको रिसेप्टर्स हैं, यानी कि जब बीटा सेल्स, देखिए बीटा सेल इंसुलिन कब रिलीज करेंगे, जब उनको पता चलेगा कि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा है। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा है, तो वहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं बीटा सेल्स पे, ग्लूको रिसेप्टर, वो रिसेप्टर सेंसिटाइज हो जाते हैं और वो एक सिग्नल भेजते हैं बीटा सेल्स को कि यार इंसुलिन रिलीज करना है, तो इंसुलिन रिलीज हो जाता है। बट यहाँ पर बीटा सेल्स की जो ग्लूको रिसेप्टर्स हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, तो इस वजह से वो सेंसिटाइज नहीं कर पाती और इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाती होंगी। सेकेंड हम रीजन देखते हैं कि रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन। ठीक है, तो जो पेरिफेरल टिश्यू हैं, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के बाकी सेल्स हैं, यानी कि मसल्स हैं, मस्कुलर सेल्स हैं, आपके स्केलेटल मसल सेल हैं, ये सब क्या है कि ये जो भी इंसुलिन के प्रति इनकी सेंसिटिविटी होती है उसको खो देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इंसुलिन का मेन काम क्या होता है कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हमारी देखिए, ग्लूकोज हमारे ब्लड में गया, आपने खाना खाया, ग्लूकोज ब्लड में गया एब्जॉर्प्शन के थ्रू। अब वहाँ से क्या करेंगी, सेल्स ग्लूकोज को अपटेक करेंगी ब्लड से। तो सेल्स को अपटेक करने में कौन हेल्प करता है, ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक करने में कौन हेल्प कर रहा है, इंसुलिन हेल्प करता है। तो जब इंसुलिन के अमाउंट ठीक ठाक है ब्लड में, उसके बावजूद भी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि जो सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं, जो सेल पर जो सेंसिटाइज़र हैं, यानी कि जो सेंसिटाइज करते हैं कि इंसुलिन है और अब हमको ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना है, वो सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, तो इस वजह से भी ये कॉज होता है। नेक्स्ट हम रीजन देखते हैं, एक्सेस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन एक और हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से ही सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से सिक्रीट होता है। तो ये क्या करता है, इंसुलिन के विपरीत काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, लीवर को ग्लाइकोजिनोलाइसिस करने को कॉज करता है, यानी कि जो ग्लाइकोजन जो भी स्टोर होता है उससे ग्लूकोज बनता है। तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए लीवर को सिग्नल भेजता है। अब इससे क्या होता है कि लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होने का। ठीक है, अब कुछ है कि अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, जो ये स्पेसिफिक होते हैं, ये जनरली देखे नहीं जाते हैं, बट कभी कभी हो जाता है, आइडियोपैथिक टाइप के होते हैं ये। तो पहला है इसमें स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट, टाइप 3 कहते हैं हम स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट, यानी कि कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है जो कि मदर फादर में हो और वो फर्दर जनरेशन्स में हमको देखने को मिले, जैसे कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस ऑफ यंग, ये एक तरीके का स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट है। फिर हम देखते हैं कि अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर,
यानी कि बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके डिसऑर्डर की वजह से भी जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का, उनके सिक्रीशन में थोड़ा सा इनबैलेंस हो सकता है, जिस वजह से भी आपका डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो सकता है। पेनक्रियाटेक्टोमी यानी कि आपका पेनक्रियाज का कोई पार्ट रिमूव करना भी एक तरीके से डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, ये भी एक तरीके का डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिसको हम कहते हैं टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस। बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलिन की अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।